आप सभी का मेरे क्लास में स्वागत है। मैं डी.आर. टंडन, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। वर्तमान में मैं शासकीय कन्या महाविद्यालय कैंकेर में पदस्थ हूँ। आज हम एमए द्वितीय सेमेस्टर के थर्ड पेपर विकास का समाजशास्त्र के यूनिट सेकंड के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के एक कारक के रूप में उद्विकास प्रक्रिया का अध्यापन करेंगे, जो इस प्रकार से है। उद्विकास सामाजिक परिवर्तन का ही एक स्वरूप है जो सदैव ऊर्ध्व की ओर एक ही दिशा में होता है। सामाजिक जीवन के समस्त पक्षों में होने वाले परिवर्तन को उद्विकास के आधार पर ही समझने का प्रयास किया गया। सामाजिक उद्विकास की धारणा को हर्बर्ट स्पेंसर ने इस प्रकार समझाया है। इसे समझने के पूर्व इसके वास्तविक अर्थ और परिभाषा को भली भांति समझना अति आवश्यक है। तभी हम उद्विकास की वैज्ञानिक अवधारणा को स्पष्टता समझ सकेंगे। उद्विकास का अर्थ और परिभाषा हम देखते हैं। परिवर्तन की एक प्रक्रिया उद्विकास के जो एक निश्चित दिशा की ओर होती है। उद्विकास को शाब्दिक व्याख्या करने से स्पष्ट होता है कि यह अंग्रेजी के इवोल्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के इवाल्वर शब्द से बना है। इवाल्वर शब्द के ई का अर्थ आउट अर्थात बाहर की ओर होता है तथा वाल्वर का अर्थ फैलाव होता है। अतः इवाल्वर या इवोल्यूशन का तात्पर्य किसी भी वस्तु के बढ़ने या फैलने की प्रवृत्ति से होता है। किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु का बढ़ना या फैलना उद्विकास नहीं कहा जाएगा। उद्विकास का तात्पर्य एक सरल और सादी वस्तु का धीरे धीरे जटिल अवस्था की ओर बढ़ना या फैलना है, अर्थात जटिल अवस्था में परिवर्तन होना है। उदाहरण के स्वरूप बढ़ते हुए कूड़े करकट या मिट्टी के ढेर को हम उद्विकास नहीं कहेंगे, किंतु यदि हम बीज अंकुरित होकर तना, पत्ती, शाखा आदि के रूप में बढ़ता और फैलता है तो उसे उद्विकास कहेंगे, क्योंकि बीज प्रारंभ में सरल और सादी वस्तु होता है जो अंकुरित होने के पश्चात धीरे धीरे बढ़ते और फैलते हुए एक विशाल पेड़ के रूप में सरल अवस्था से जटिल अवस्था को प्राप्त करता है। उद्विकास की विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषाएं निम्नलिखित है। पहला परिभाषा मैकावर पेज ने उद्विकास की परिभाषा करते हुए लिखा है कि जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं बल्कि परिवर्तन की एक निश्चित दिशा भी होती है तो ऐसे परिवर्तन को उद्विकास कहते हैं। इसी प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इसके बारे में बताया है। वो ने उद्विकास परिभाषा करते हुए लिखा है कि उद्विकास पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति है जिसके मध्य पदार्थ एक निश्चित असमता समानता से एक निश्चित संबंध भिन्नता में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक सरल और सादी वस्तु निश्चित स्तरों के मध्य विकसित होते हुए जटिल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार उद्विकास आंतरिक शक्तियों द्वारा एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है जिसकी प्रवृत्ति सरलता से जटिलता की ओर बढ़ने या फैलने वाली होती है। अति संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उद्विकास एक सादी और सरल वस्तु या पदार्थ का जटिल अवस्था में परिवर्तन हो जाना है। अब हम देखेंगे कि हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास सिद्धांत जो उन्होंने डार्विन के प्राणी शास्त्र से लिया था, जिसको हमारे समाजशास्त्र में प्रयोग किया गया है, जो इस प्रकार है। प्रथम, अति पुरातन युग में समाज अत्यधिक सरल तथा इसकी विभिन्न इकाइयाँ आपस में इस प्रकार मिलीजुली थी कि उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता था। परिवार के सभी प्रकार के आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्य करता, किंतु कालांतर में धीरे धीरे अनुभव, ज्ञान, विज्ञान, विचार आदि की उन्नति के फलस्वरूप सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन में विभिन्न स्तर, अंग या इकाइयाँ स्पष्ट होने लगी तथा उनका स्वरूप निश्चित हुआ। दूसरा, विकासशील प्रक्रिया के मध्य समाज के विभिन्न अंग ज्यों स्पष्ट होते गए त्यों त्यों प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करने लगे। अतः समाज में श्रम विभाजन विशेषीकरण हुआ। समाज की प्रत्येक इकाई अपना अपना पृथक कार्य करने लगे, जैसे परिवार पारिवारिक कार्य तथा राज्य प्रशासन संबंधी कार्य, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक कार्य करने लगे। यह समस्त इकाइयों द्वारा अन्य इकाइयों के कार्य को नहीं करते हैं। तीसरा स्तर में देखते हैं कि समाज के विभिन्न अंगों के कार्य का निर्धारण होने से श्रम विभाजन और विशेषीकरण हो जाता है, किंतु
समस्त इकाइयों का अंग आपस में पूर्णतः एक दूसरे से संबंध रहते हैं। इनके मध्य अंतः संबंध और अंतर्निर्भरता रहती है। जैसे परिवार राज्य से संबंधित होता है तथा राज्य परिवार से, इसी प्रकार व्यक्ति परिवार पर निर्भर होता है तथा परिवार व्यक्ति है। इसके अगले चरण में देखते हैं सामाजिक विकास की यह प्रक्रिया निरंतर कार्यरत रहती रही समाज में, और सैन्य सैन्य एक संपूर्ण समाज की रचना का निर्माण अनेक वर्षों में के फलस्वरूप होता है। अब हम देखते हैं इसके पांचवें क्रम में सामाजिक विकास की यह प्रक्रिया कुछ निश्चित चरणों के मध्य होती है। इन विभिन्न स्तरों के बीच इस प्रक्रिया के द्वारा समाज सरलता से जटिलता में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण स्वरूप मानव के समाज जीवन के इतिहास को देखें तो स्पष्ट होता है कि पहले जीवन अत्यंत सादा और सरल था। जो जंगली जीवन की अवस्था असभ्य अवस्था तथा सभ्य अवस्था के मध्य विकसित होता हुआ आज अत्यंत जटिल हो गया है। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत उक्त सामाजिक विकास की यह धारणा उपयुक्त प्रकार से स्पष्ट समझी जा सकती है। अतः संक्षेप में यही सामाजिक विकास की अवधारणिक धारणा है, जिसे और भी स्पष्ट रूप से विभिन्न स्तरों को व्याख्या द्वारा हम समझ सकते हैं, जिसको मॉर्गन महोदय ने दिया है, जो इस प्रकार से है। इन स्तरों को, जो विभिन्न चरणों को 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला जंगली अवस्था, दूसरा बर्बर अवस्था और तीसरा सभ्य अवस्था, तथा प्रत्येक अवस्था को 3 उप अवस्था में बांटा गया है। जंगली जीवन की निम्न अवस्था, जंगली जीवन की मध्य अवस्था, जंगली जीवन की उच्च अवस्था। इसी प्रकार से बर्बर अवस्था की निम्न और बर्बर की मध्य और बर्बर की उच्च। ऐसे ही सभ्य अवस्था की निम्न अवस्था और सभ्य अवस्था की मध्य या उच्च अवस्था। अब हम इसको संक्षेप में प्रत्येक अवस्था का वर्णन करेंगे, जो इस प्रकार से है। जंगली अवस्था। जंगली अवस्था की निम्न अवस्था में मानव जंगल में इधर उधर घूमता फिरता था तथा गुफाओं और पेड़ों में निवास करता था। न उसका कोई संगठन था, न संस्कृति। कच्ची मांस खाना तथा स्वच्छंद यौन संबंध स्थापित करके पशुवत जीवन व्यतीत करता था। इसकी मध्य अवस्था में आग जलाने की कला का विकास हुआ। मांस को भूनकर खाया जाने लगा। मछली पकड़ना, शिकार करना प्रारंभ हुआ तथा मानव ने झुंडों में रहना प्रारंभ किया। उच्च अवस्था हम देखते हैं, मानव ने धनुष बाण बनाना प्रारंभ किया तथा सामूहिक जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन का भी आरंभ हुआ, किंतु यौन संबंध में निश्चितता ही थी। अब हम दूसरी अवस्था बर्बर अवस्था को देखते हैं। बर्बर अवस्था की निम्न अवस्था में बर्तन बनाने की कला के साथ साथ संपत्ति की भावना उदय हुई तथा सामूहिक जीवन का अस्तित्व विद्यमान था। परिवार का स्वरूप स्पष्ट होने लगा, किंतु यौन संबंध पर कोई भी प्रतिबंध न था, अर्थात पारिवारिक सदस्यों के मध्य यौन स्वतंत्रता थी। इस अवस्था के मध्य अवस्था में पशुपालन तथा पौधे उगाने की कला का विकास हुआ। कृषि कार्य का श्री गणेश हुआ तथा वस्तुओं का आपस में लेन देन अर्थात वस्तु विनिमय किया जाने लगा। यौन संबंधों में नियमबद्धता हुई। इसकी जो अवस्था में हम देखते हैं, लोहा गलाने तथा धातु से औजार एवं बर्तन बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। स्त्रियों और पुरुषों में श्रम विभाजन हुआ तथा संपत्ति के अंतर्गत स्त्रियों को भी सम्मिलित किया गया तथा छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। इस उप अवस्था को धातु युग के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसके सभ्य अवस्था देखेंगे। इस अवस्था में निम्न मस्तक प्रारंभ अक्षर ज्ञान से तथा लिखने पढ़ने की कला के विकास से में हुआ। परिवार का स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हुआ तथा यौन संबंधों का नियमन हुआ, अर्थात विवाह संस्था का प्रारंभ हुआ। नगरों का विकास हुआ, व्यापार वाणिज्य शिल्प में प्रगति हुई तथा यह युग सभ्य कराने योग्य हुआ। इसकी मध्य अवस्था में आर्थिक सामाजिक संगठन व्यवस्थित हुए तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रगति हुई। आर्थिक व्यवस्था उच्च हुई तथा राजनीतिक संगठनों का विकास हुआ। फलस्वरूप औपचारिक विधि विधानों का निर्माण हुआ तथा प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा हुई, कर्तव्य की व्याख्या की गई। इस उप अवस्था का समय 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक माना जाता है। सभ्य अवस्था की उच्च अवस्था का आरंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के से माना जाता, अर्थात कहने का मतलब 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को हम मध्य अवस्था मान सकते हैं सभ्य का, और उत्तरार्ध को उसकी उच्च अवस्था मान सकते हैं। और हम देखते हैं कि इस उच्च अवस्था में प्रजातंत्र के सिद्धांतों के अनुसार प्रशासन किया जाने लगा। राज्यों को कल्याणकारी संस्था के रूप में विकसित हुआ। वृहद पैमाने पर उत्पादन हुआ। औद्योगिक क्षेत्रों का मशीनीकरण हुआ। ज्ञान विज्ञान कलाओं में विकास हुआ तथा बहुत से जगह पे पूंजीवाद का विकास हुआ। उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट होता है कि समाज का विकास विभिन्न स्तरों से होकर धीरे धीरे हुआ। अतः सामाजिक विकास ऐसा परिवर्तन है जो एक सरल और सादे समाज को सैन्य सैन्य जटिल समाज बना देता है। अब इसके बारे में विद्वानों ने कुछ आलोचना किए हैं, जो इस प्रकार से हैं। सामाजिक विकास के प्रबल समर्थकों ने उस विकास क्रम को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। यद्यपि देखने के यह क्रम सामाजिक क्षेत्र में सही जान पड़ता, किंतु वास्तव में यह कहा जाए कि कोई भी समाज ऐसी जनजातीय विद्यमान है जो हम देखते हैं कि बिना पशुपालन के किसी अवस्था में आ गई है।
इस प्रकार से वह निश्चित चरणों का वहाँ पे नियम लागू नहीं होता। इसी प्रकार से दूसरा, यह जो विकास है प्राणी विकास के सिद्धांत महत्वपूर्ण है प्राणियों के लिए, क्योंकि प्राणी का विकास आंतरिक शक्ति से प्रभावित होता है, जबकि समाज के विकास सामाजिक परिस्थिति और पर्यावरण से होता है, ऐसे कह के आलोचना किया गया है। तीसरा, विकासवादियों का यह भी मत कि जो क्रम है सामाजिक में एक प्रमुख कारक, उसमें विकासवादी लोग सांस्कृतिक प्रसार को ध्यान नहीं दिए, जिसके बारे में हम देखते हैं कि यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है प्रकृति होने में, उद्विकास विकास की प्रक्रिया में। इसी प्रकार से हम देखते हैं, और इसके जो नेक्स्ट कारण है 5वें में, उसमें हम देखते हैं कि जो आविष्कार है उसके बारे में भी कोई ज़्यादा इस प्रक्रिया के तहत में चर्चा नहीं किया गया, ना उसको महत्व नहीं दिया गया, जबकि हम व्यावहारिक रूप से देखते हैं कि आविष्कार के द्वारा भी सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है। और इसी प्रकार से ये भी कहा गया जिन्सबर्ग ने कि यह अनिवार्य नहीं कि प्रत्येक जीवन जो सरल से जटिल होता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि समाज अत्यधिक प्रगति करने पर सरल भी हो सकता है, चीज़ें सरल हो सकती है। इस प्रकार से इस सिद्धांत के बारे में और कहा गया है कि जो 1966 में इटली से प्राप्त कुछ नरकंकाल से यह प्रमाणित होता है कि उद्विकास के जिस सिद्धांत के आधार पर डार्विन ने मानव उद्विकास और उद्विकास सिद्धांत दिया, वह मात्र कोरी कल्पना थी, ऐसा अनुसंधानों द्वारा इस बात की पुष्टि भी हो गई। अब इस प्रकार से हम देखते हैं उपरोक्त सभी आलोचनाओं के बाद निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि विवेचना और विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सामाजिक विकास की प्राणी शास्त्रीय विकास के समान स्वीकार कर लेना तो उचित है, नहीं वैज्ञानिक, किंतु फिर भी उद्विकासी सिद्धांत सामाजिक विशेषताओं को स्पष्ट करने तथा सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के विकास को पूर्णतः स्पष्ट करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। यानी संदेश कहा जा सकता है कि समाज की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट करने तथा समाज के अनेक तथ्यों की उत्पत्ति संबंधी कारकों को स्पष्ट व्याख्या करने में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस तरह से यह आज का यह टॉपिक समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, उद्विकास प्रक्रिया के बारे में जान चुके होंगे। आप सभी का मेरे क्लास में सहयोग करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।